BZU से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था, रेस्क्यू 112 से मैंने कैडर कोर्स किया था। अब मैं जो तकरीरें वगैरह करता हूँ तो मेरे घर वाले तो अभी भी मतलब इस काम को इतना खास अहमियत नहीं देते कि किताब का शौक दरअसल मुझे एक अपने टीचर की वजह से हुआ। जिंदगी में ये सीखा है कि कभी जो है ना मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, कुदरत अगर हमें मतलब नाकामियां दे रही है या कई मुश्किलों में फंसा रही है तो इसमें हमारा फायदा होता है। कासिम अली शाह जैक लग गया है। डॉक्टर तारुल कादरी हाई थिंकिंग लेवल पर्सन। तो हमारा हाल है कि उस्ताद जो है मतलब इस लेवल तक आ चुके हैं कि सवाल पूछने को जो है ना वो बहुत बुरी चीज समझ रहे हैं। लेकिन बच्चे ने जब पढ़ना ही रट्टे सिस्टम के साथ है, फिर आप उसको चाहे ऑक्सफोर्ड का सिलेबस भी दे देना, बच्चे 10th क्लास पढ़ के फिर आगे जाके रट्टे सिस्टम ही आ जाना है। फिर उन्होंने हिक्को में सिंपली जो लफ्ज़ समझाया, मैं कहा बोले करो यार, और ये लिखना हो कि बोले करो यार, बोलिया करो यार, बोल सो तो बोलना आसी। इस तरह तुम पूरी किताबें पढ़ लो ना बोलने तुम नहीं बोल सकते। सिंपली वर्ड है कि बोले करो। मैं ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए बोलें। उसकी सोच ये होती है कि मैं किसी बड़े मजमे में खड़ा हूँ, 10,000 लोग मुझे सुन रहे हो। बुक पढ़ ली, आपने 3-4 दिन के लिए अपने माइंड को क्या है रिलैक्स करना है, सिर्फ उसी किताब के बारे में सोचना है, कोई नई किताब जो उसमें शामिल नहीं करनी। तो क्योंकि जो रनिंग कर सकता है ना इंसान, वो कभी हार्ट का पेशेंट नहीं हो सकता। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। हाँ, यानी इसका उर्दू में मतलब ये होगा कि इस मेंढक को खाएं। कॉलम लिखने शुरू किए हैं, हमारे पूरे खानदान में अखबार में कोई नहीं आया था। 7 दिन की तैयारी रखें तो इंशाल्लाह जब भी जॉब आएगी तो आप एक अच्छे जो मार्क्स हैं वो सेट कर सकते हैं पेपर में। मतलब उसका जो टाइटल था जिंदगी और खेल, तो इस पे मैंने एक पूरी तहरीर लिखी थी जो ये सब बराबर हैं। लेकिन जो बच्चे शेर सुना सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं, नाते पढ़ सकते हैं, स्टेज एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन किसी भी बीमारी का शिकार है तो वो गोशे दुरूद में आकर बैठे रहे हैं। बड़ी हमें खुशी है इस चीज की कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब का ताल्लुक हमारे पाकिस्तान से है। हर माह में कह सकते हैं कि एकदम मेरा ख्याल आता है कि बुक लिखूं। मेरे भाई आप पुलिस में हैं, हैंडसम भी हैं, ऑफर्स तो आती होंगी, बहुत ज्यादा ऑफरें आती हैं। लोग आके ऐसे ही खर्चा पानी फाड़ रहा है, चाप दे पानी फाड़ रहा है, पकड़ के मैसेज आए, हसन भाई मैंने आपको 3 पेटियां आम की बेचनी है, पाकिस्तान जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने लगा है क्योंकि मेरा फेवरेट पॉडकास्ट में से एक पॉडकास्ट होगा। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही कमाल के व्लॉगर, एजुकेशनलिस्ट और अब पंजाब पुलिस में सर्व कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हसन मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी तशरीफ़ आवरी का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो ये मेरा ख्वाब था कि आपके साथ एक सिटिंग हो, एक पॉडकास्ट हो, तो मेरा भी ये ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको क्या आपने मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप जैसे जो यंग ब्लड हैं वो वर्क कर रहे हैं और इस तरह का पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो हसन भाई सबसे पहले आपके बेसिक जो एजुकेशन है वहाँ से शुरू हो गया। तो एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने मुलाकात का डिसाइड किया था अपने इलाके में, क्योंकि हसन भाई मेरे इलाके से ही है, कोई हमारे कुछ 14-15 किलोमीटर का फासला हमारे घरों से। लेकिन अब जहाँ पर हम मिल रहे हैं वो हमारे दोनों के घर से कोई 300-300 किलोमीटर दूर है। तो अब जो खुशी एक महसूस हो रही है कि एक अपने इलाके का बंदा किसी और इलाके में, किसी प्रदेश में मिले तो वो खुशी एक अलग ही होती है। तो हसन भाई आपने सबसे पहले तो अपनी बेसिक जो एजुकेशन है प्राइमरी वो कहाँ से हासिल की? जी मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो मुख्तलिफ स्कूलों से की है। देखा जाए तो मेरे वालिद साहब हेड मास्टर थे, तो जब वो हेड मास्टर के साथ हमें लेके जाते थे नर्सरी 1 उनके स्कूल में किया, 88 10R स्कूल है खानेवाल में। जी उसके बाद मैंने गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल है, उसी में जो अपनी पूरी मैट्रिक का एजुकेशन है वो मैंने गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल में की है। जी और जो इसके बाद मैंने FSC की है वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल से की है, और जो बैचलर है मेरी वो भी उसी कॉलेज से है। तो उसके बाद की तालीम या कोर्सेज जो थे वो आपने उधर से? जी कोर्सेज वगैरह मैंने BZU से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था, रेस्क्यू 112 से मैंने कैडर कोर्स किया था। इस तरह के मुख्तलिफ कोर्स करता रहा हूँ, ऑनलाइन भी करता रहा हूँ और मतलब मुसलसल सीख रहा हूँ अभी तक जो है ना, वो मुख्तलिफ कोर्सेज में हिस्सा लेते रहता हूँ। तो हसन भाई सबसे पहले मुझे ये बताया कि फेसबुक आपने कब से शुरू की? और एक बात मजीद बताता चलो कि आप लोग मेरे भी कॉलम देखते होंगे मुख्तलिफ अखबारात में जो छपते हैं, तो उन सारे जो पब्लिश होते हैं उनका क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, वो ये इंसान है। तो मेरे लिए खुशी की इंतहा है कि आज मेरे साथ मौजूद है। तो हसन भाई
ये बताएं कि मुख्तलिफ आपने कोर्सेज किए, एजुकेशन आपकी हो गई, बचपन में आपका कैसा गुजरा? जी बचपन तो बड़ा सख्तियों में गुजरा है, क्योंकि वालिद साहब तो वही टीचर थे। जी जी। खेलने की बिल्कुल हमारे ऊपर पाबंदियां थी, किसी तरह के काम नहीं करने देते थे हमें, ना घर से बाहर, सिर्फ घर में रहना है। जिस तरह आम आजकल पाकिस्तानी माहौल बन चुका है कि आपने स्कूल से आना है, एकेडमी जाना है, एकेडमी से वापसी आना है, होमवर्क करना और बस। मतलब ना खेल था ना कुछ था। मतलब अब मैं जो तकरीरें वगैरह करता हूँ तो मेरे घर वाले तो अभी भी मतलब इस काम को इतना खास अहमियत नहीं देते कि बंदा तकरीरें करे या राइटिंग करे। तो बड़ा सख्तियों से बचपन गुजरा है, इतना खेल कूद मतलब पाबंदियाँ थी, लेकिन हमने अपनी फुल कोशिश की है कि अपने बचपन के एंजॉय कर सकें, लेकिन पाबंदियों में ज़्यादातर जो है वो बचपन हमारा गुजरा है। तो आपने तो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त की। तो पर्सनली आप कैसे थे, शरारती या शरीफ जैसे होता है? बस जी नॉर्मल थे, क्योंकि इतनी शरारत भी नहीं करते थे, टाइम नहीं मिलता था। टाइम नहीं मिलता था, बाहर निकलते नहीं थे, और कभी ना ही मौका मिल रहा था, कभी मौका ही नहीं मिलता था। वैसे भी मिलता तो मौका मिलता तो शायद कर लेते, लेकिन ज्यादा जो है ना मौका मिला नहीं है, क्योंकि घर में रहे हैं। वालिद साहब आपको पता है टीचर जो होते हैं ना बड़ी मतलब स्ट्रिक्ट चले, होते फिर हैं। वो जो आपकी आने वाली नस्ल होगी उसको मौका मिलेगा या उसको भी जी आपकी जी सख्ती इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने उनको जो है ना होम स्कूलिंग करनी है उनकी, तो उनको घर पे इंशाल्लाह ऐसे मौके फराम करने और उनको बाहर निकालना है, उनको एक्सपोजर देना बचपन से ही देना है, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आ सके। आई होप कि अल्लाह ताला आपके सारे ख्वाब पूरे फरमाए इंशाल्लाह। हसन भाई, सख्तियां थी, लेकिन खेल आपको कौन सा पसंद था? जी खेल मुझे क्रिकेट पसंद था, और अब तक जो क्रिकेट है वो अबू जी बैट के साथ आपको नहीं या बॉल के साथ आप खेलते थे? नहीं जी, हम खुद ही, मेरा भाई जो है वो छोटा, वो बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, तो मैं बॉलर था, तो हम दोनों क्या नाम है उनका? मोहम्मद एहसन नाम है मोहम्मद उनका। हसन भाई। जी, तो उनको बैटिंग पसंद थी, मुझे बॉलिंग। हम सारे दिन घर में खेलते। उसके बाद जब 9th-10th में गए तो उस टाइम हमने मोहल्ले लेवल पे, फिर उसके बाद बाहर जो खेलना शुरू किया, टूर्नामेंट खेलने शुरू किए, तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है मैंने भी जॉब से पहले 3-4 साल। तो उस छोटे से शहर जी। जो कि कोई इतना बड़ा, कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद वहां से हूँ, जी, तो वहां पर रहते हुए किताब का शौक आपको कैसे हुआ? किताब का शौक दरअसल मुझे एक अपने टीचर की वजह से हुआ। जी माशाल्लाह। जब कोरोना शुरू में आया तो जो एक मेरे टीचर थे फिजिक्स के, अमाद हसन गिलानी साहब हैं, जो मियाँ चन्नों से हैं, तो उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा थी, हाई क्लास रीडिंग थी, और जब वो क्लास में लेक्चर देते थे ना मुझे बड़ा पसंद आता था। मैं कहता था सर आप जैसा बनना है, तो वो मुझे सिर्फ एक ही हिदायत करते थे कि बेटा बुक्स पढ़ा करो। तो वहाँ से मुझे जो है ना एक्सपोजर मिला, मुझे मतलब एक आइडिया मिला कि बंदा जो बुक्स पढ़ेगा ना वो आगे ज़रूर जाएगा। तो वहाँ से मैंने एक आइडिया पिक किया। कोरोना के दिनों में मैंने फिर जो है शुरू में जब कोरोना आया तो उस टाइम मैंने रीडिंग शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट बन गई बुक रीडिंग की। तो सबसे पहले आपने कौन सी किताब का मुताला किया? सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट। हाँ, वो एक नावल था, वो जब मैंने पढ़ी है तो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई। उसके मैंने सेंटियागो का जो था। जी सेंटियागो वाली, बिल्कुल जो उनकी कहानी थी बिल्कुल इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल थी, तो वो मैंने नावल पढ़ा तो मुझे बहुत पसंद आया। जी। तो सबसे पहले जो आपने वो नावल पढ़ा अल्केमिस्ट, उससे क्या आपने सीखा? अच्छा, मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि कभी जो है ना मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। जी जी। ठीक है, कुदरत अगर हमें मतलब नाकामियां दे रही है या कई मुश्किलों में फंसा रही है तो इसमें हमारा फायदा होता है। जी जी। कि हमें एक बड़ी जो चीज़ है उसके लिए तैयार किया जा रहा होता है। तो कई दफ़ा चीज़ें हमारे बिल्कुल करीब होती हैं, लेकिन कुदरत हमें एक चक्कर लगवाती है ताकि हम वो सबक सीख जाएं जो उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो वो उससे सबसे बड़ा ये मैंने जो लेसन सीखा था वो ये था कि मुसलसल मेहनत करे बंदा। कभी मेहनत जो है ना वक्ती तौर की चीज़ों पर मतलब कुछ आ जाती है, उसमें हर्डल्स आ जाती हैं, तो उसके पीछे अपनी मेहनत ना छोड़े बंदा। तो ये तो थी अल्केमिस्ट जो नावल था। जी। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प की बुक्स थी उनमें सबसे पहली जो किताब थी वो आपने कौन सी पढ़ी? जी, सबसे पहले जो मैंने पढ़ी थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, जैक कैनफील्ड इसके मुसन्निफ हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब थी। इस किताब ने मतलब मेरा माइंड जो है बहुत चेंज किया। जी माशाल्लाह। हाँ, तो ये मुझे किताब बहुत पसंद थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। तो जब आपने अल्केमिस्ट और ये प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस पढ़ी, जी, आपने कैसा पाया खुद को पढ़ने के बाद? पढ़ने के बाद ये था कि मेरा जो माइंड सेट था ना चीज़ों को देखने का, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। कि मैंने देखा कि हम जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं दरअसल ऐसी नहीं होती। ठीक है, जो हमारे मतलब माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं नेगेटिव चीज़ें, तो वो बुक्स पढ़ने से वो क्या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाती हैं। तो जब मैंने शुरू में बुक रीडिंग की तो मुझे बहुत मज़ा आना शुरू हो गया कि मैं कहता था कमाल चीज़। मैं सारा दिन बुक्स पे मतलब ज़्यादातर खरीदता नहीं था, सिर्फ PDF पे ही पढ़ता था, क्योंकि बुक आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो वहाँ से मिलना भी शायद थोड़ी मुश्किल है। जी, ऐसे ही है कि ओरिजिनल जो बुक्स हैं वो मिलती भी नहीं है, तो PDF की सूरत में जो है ना मैंने ये तमाम जो किताबें वो पढ़ी। फेवरेट पर्सनैलिटी इस लिहाज से आपकी कौन थे? एक तो आपके टीचर हो गए जो आपने अभी बताया, उनके अलावा
उनके अलावा जो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी इस टाइम पाकिस्तान है वो है ज़ीशानुल हसन उस्मानी। माशाल्लाह, जी जी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं, उनकी बुक्स भी आ चुकी हैं। तो मैं उनके जो है ना रीडिंग जो हैबिट है उनकी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब से। तो मैं उनको अभी भी फॉलो करता हूँ, उनकी गाइडलाइन पे चलता हूँ। तो मुझे इस हवाले से मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी ज़ीशानुल हसन उस्मानी है। ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब के बाद जो पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती है वो है शाहरुख, जिनका ताल्लुक कराची से है और उनका यूट्यूब चैनल है बुक बडी के नाम से। वो बुक की जो है समरीज लगाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये काम बहुत मुश्किल है कि एक 200 पेज की बुक हो और उसको चंद मिनटों में आप ना ऐसे बयान कर दें कि जैसे एक पूरी किताब आपने पढ़ ली हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे भी फेवरेट पर्सनालिटीज में से वो एक पर्सन है और वो फेवरेट चैनल्स में से एक चैनल है बुक बडी। इसके अलावा मतलब मैं इन जो 2 शख्सियत हैं इनको सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इस्लामिक अगर कोई शख्सियत ले तो हाँ, इस्लामी शख्सियत में मौलाना तारिक जमील है, मौलाना वहीदुद्दीन खान जिनका ताल्लुक इंडिया से था। जी जी। एक कमाल के राइटर हैं, उनका जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत हाई है। उनकी कोई बुक आपने पढ़ी हो? जी, उनकी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ चुका मैं। मेरी तो फेवरेट पर्सनैलिटी मतलब उन जैसी, मैं चाहता हूँ कि उन जैसे जो है लोग इधर पाकिस्तान में भी हों। उनकी जो फेवरेट जो बुक मेरी है वो है राज़ हयात। राज़ हयात एक बहुत ही कमाल की किताब है। इसके अलावा बदलो सोच बदलो ज़िंदगी है, तमीर हयात है, ठीक है। इस तरह बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने किताबें लिखी हैं जो इंसान की जो सोच है उसको बदल कर रख देती हैं। अगर इंसान डीपली उनका मुताला करे तो इंसान देखेगा कि जो इस्लाम ने हमें चीज़ें सिखाई हैं, अगर उन्हीं पे बंदा अमल करना शुरू कर दे तो एक कामयाब पर्सनैलिटी भी उसकी बन सकती है और माशरे में अमन भी आ सकता है। जी, तो एक जुमला आपने उन शख्सियत के बारे में बोलना है जी, जिनका मैं अब जिक्र करने लगा हूँ। एक जुमले में उनको आपने कुछ भी कहना है। कासिम अली शाह। कासिम अली शाह जैक लग गया। उनका शुरू में उन्होंने जैसे इंडस्ट्री में है उनका जैक लग गया, तो आजकल मुश्किल है दूसरे लोगों के लिए। जी जी। शेख आतिफ मैं नहीं समझता उनके बारे में कि उनका पूरा असर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मोटिवेशन दे सकते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं दे सकते बंदे को। ज़ीशानुल हसन उस्मानी कमाल के इंसान है। शाहरुख बुक बडी वाले, वो जबरदस्त इंसान है। वो भी वहीदुद्दीन, वो तो मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी है, आई लव हिम। डॉक्टर तारिक कादरी। डॉक्टर तारिक कादरी हाई थिंकिंग लेवल पर्सन। मौलाना तारिक जमील, गुड हार्ट इंसान जो उनकी काइंड पर्सनैलिटी है। इमरान खान, शेर दिल इंसान। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फेवरेट बुक्स में से कौन सी ऐसी फेवरेट बुक है जिसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं? जी, देखने वाले को जो सबसे ज्यादा मैं बुक जो रिकमेंड करूंगा एक तो होती है कुरान और तफसीर, ये तो हम सब पर लाज़िम। जी जी। इसके अलावा जो है जी, मैं आपसे मुख्तलिफ उसमें पूछता हूँ कि सेल्फ हेल्प में जो है ना वो आज की जो जनरेशन है मैं उसको कहूँगा ईट डैट फ्रॉग जो बुक है। ईट दैट फ्रॉग, इसका कोई मुख्तसर सा आप उनको बता। मुख्तसर से ये है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं कि हम जानबूझ के जो टाल मटोल की जिसे कहते हैं आदत है कि एक काम को हम लटकाए रखते हैं, नहीं आज जो करना हम कहते हैं जी कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं शाम टाइम कर लेंगे। ये टाल मटोल की आदत है ना जो इंसान की पर्सनैलिटी को जो है बहुत खराब करी है। तो ईट डैट फ्रॉग एक कमाल की किताब है जिसमें 21 तरीके बताए गए हैं जिससे आप जो अपनी टाल मटोल की आदत है उसको खत्म कर सकते हैं। इस पे मेरे ख्याल में आपने कॉलम भी शायद एक। जी जी, मैंने इसकी जो समरी है वो उर्दू में सम अप करके मैंने मैगजीन में शायद भी करवाई थी। कोशिश करेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन में जो आपने वो इसका दे देंगे लिंक जो। जी जी, मैं जरूर जो है ना वो आपको भेज भी दूंगा, लिंक दे दूंगा ताकि आप डिस्क्रिप्शन में लगा दें और मुख्तसर सी जो है किताब वो पढ़ सकें। जी, इस्लामिक बुक्स में कौन सी बुक्स? इस्लामिक बुक्स में जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है ना किताब वो मौलाना वहीदुद्दीन खान की लगी है, जिसमें तमीर हयात हो गई, ठीक है, मुताले इस्लाम हो गया, राज़ हयात होगी। ये इनको इस तरह लिखा गया है और सबसे बड़ी जो है ना हिकमत कुरान के नाम से है। ये मौलाना वहीदुद्दीन खान की एक किताब है, तो ये एक बहुत जबरदस्त किताब है। नॉवेल्स में से कौन सा नॉवल? मैं दरअसल असद भैया को बताऊं तो नावल मुझे पसंद नहीं है। अभी जो आपने अल्केमिस्ट बताया इस तरीके का कोई? हाँ, इस तरह जो है वो अल्केमिस्ट हो गया, ये नावल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और नावल में इस तरह ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको पर्सनली तौर पे समझता हूँ इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है और जो हासिल होता है वो बहुत कम होता है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि इस तरीके बुक समरी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर उसकी। हाँ, सिंपली सी वो टाइम आपका बच जाता है। अब आते हैं एक ऐसा मसला, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। जी जी, कैसा आप इसको पाते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम क्या है? मैं तो यही कहता हूँ कि एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा है इस टाइम मौजूदा वो इंसान की पर्सनैलिटी को तबाह कर रहा है।
टोटली जो है ना उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तबाह होकर रह जाती है। इंसान जो है ना वो दूसरी चीज़ों का रूप धार लेता है, असल जो चीज़ है उसकी वो छुप जाती है। तो इस हवाले से एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ा फॉल्ट है कि ये इंसान की पर्सनैलिटी को क्या आजकल तबाह कर रहा है। इसमें अगर आपको बेहतरी के लिए एक दिन के लिए वो वजारत दे दी जाए या वो इख्तियार दे दिया जाए, आप उसमें क्या बेहतरी लाएंगे पर्सनली? मैं बेहतरी स्टूडेंट्स के हवाले कोई नहीं लाऊंगा, ना ही सिलेबस के हवाले से लाऊंगा। मैं सिर्फ एक दिन अगर मुझे दे दिया जाए, मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करवाऊंगा, उसमें टीचर्स को बताऊंगा कि पढ़ाना कैसे है। सिर्फ आके क्लास में लेक्चर दे के चला जाना कुछ नहीं होता। दरअसल कंसेप्ट क्लियर करवाना और हर बच्चे को उसके लेवल पर आकर समझाना जो है ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने PhD किया, आपके सामने कोई 8वीं क्लास का तालिब इल्म बैठा है, आप ये समझ रहे हैं कि उसको वो बात वैसे ही समझ आ रही है जैसे आपको समझ है। इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप उनको उनके लेवल पर जाके समझाएंगे तो वो बच्चा, हर बच्चा जो है टैलेंटेड है। जिस तरह वो एक कोटेशन है कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो हर इंसान जो है ना बासलाहियत है। तो हमारे असातिज़ा कराम क्या करते हैं कि किसी को नालायक कह कह के अगले बच्चों पे तवज्जो दे दे के जो है उनको तबाह कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करवाऊंगा बस एक दिन। तो आपकी नज़र में जो एक ये यूं कह ले कि हेड बॉय हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आपकी नज़र में होना चाहिए? क्योंकि जब हम कोई भी टीचर एक ही बच्चे को कह रहा होगा, उसको ही अप्रिशिएट किया जा रहा होगा, अब इसमें टीचर का कसूर है या स्टूडेंट का? और फिर स्टूडेंट भी अपने आप को जीनियस समझने लग जाता है, कुछ एक्स्ट्रा। तो आपकी नज़र में ये एक जो एक को ऊपर मतलब प्रायोरिटी दे देना, ये कैसा है आपने? जी, मॉनिटर और फेवरेट बच्चा इनमें फ़र्क है। जी, मॉनिटर ये होता है कि वो उस्ताद की अदम मौजूदगी में जो क्लास को है निगरानी करेगा, उनकी उनमें अपना कंट्रोल रखेगा, जो तमाम चीज़ें हैं वो सरंजाम देगा। और फेवरेटिज्म ये है कि उस्ताद एक ही बच्चे को कहना शुरू कर दे, उसको मॉनिटर चाहे ना बनाए, मॉनिटर होने को जरूरी नहीं, लेकिन उस बच्चे को ये कहे कि आप बहुत लाइक हो, सही है, आप कर सकते हो। और दूसरे बच्चों को क्या है कि कहना शुरू कर दे कि आप नालायक हो, कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे हो, मारना पीटना शुरू कर दे, प्यार मोहब्बत ना करे और समझाए भी ना। दूसरी, आज हमारे सिस्टम में क्या है कि दूसरी दफ़ा अगर इंसान सवाल पूछ ले, वो कह देते हैं तेरे ज़हन में कोई शायद गलबंदी नहीं। तो ये तो हमारा हाल है कि उस्ताद जो है मतलब इस लेवल तक आ चुके हैं कि सवाल पूछने को जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ समझ रहे हैं। तो सिलेबस के बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी सिलेबस किस लेवल पे इस टाइम मौजूद है? जी, सिलेबस हमारा बहुत पीछे चल रहा है। जैसे आपको भी मालूम है कि हम तो दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। तो दूसरी चीज़, सिलेबस को बिल्कुल बदल देना चाहिए और जो नया सिलेबस वो आना चाहिए। लेकिन एक जो बात समझता हूँ मैं, वो कहता हूँ कि जो अब सिलेबस मौजूद है ना, बच्चों को ये भी नहीं आता। आप देख लें, जो अब 10th तक सिलेबस है, अगर यही बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लेना तो माशरे में क्या देखेंगे, माशरा कामयाब हो जाए हमारा। लेकिन बच्चे ने जब पढ़ना ही रट्टे सिस्टम के साथ है, फिर आप उसको चाहे ऑक्सफोर्ड का सिलेबस भी दे देना, बच्चे ने 10th क्लास पढ़ के फिर आगे जाके रट्टे सिस्टम ही आ जाना है। क्रिएटिविटी तो छुप जाती है। क्रिएटिविटी जो मेन चीज़ है वो बच्चे की छुपा रहे हैं हमारा जो सिस्टम है ये। अगर आपके इख्तियार दे दिया जाए सिलेबस का कि आपने इस साल जो अगला नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाला है एजुकेशनल, उस साल आपने सिलेबस बनाना है जी, क्या एडिशन करेंगे ओवरऑल? एडिशन यही करूंगा कि ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब ने जो अब बुक्स लिखी हैं उनका बहुत कमाल का आइडिया था। उनका अगर नाम बता देता हूँ जी, उन्होंने ये मतलब प्रेप से लेकर और 10th क्लास की जो बुक्स है ना, एजुकेशन बुक्स हैं, ये लिखी हैं। उनका सिर्फ एक विजन सिंपल ये था, वो ये कहते थे एक बच्चा गांव में पढ़ के आ रहा है, एक बच्चा जो है वो O लेवल स्कूल में किसी भी स्कूल में पढ़ के आ रहा है। कहते जब उनको एक जगह बिठाते हैं तो उनका लेवल सेम नहीं होता। एक बच्चा मिडल कहीं गाँव से करके आ रहा है, एक जो किसी अच्छे स्कूल से उनका लेवल बराबर नहीं होता। तो उन्होंने एक ऐसी बुक्स जो है बनाई हैं, तो उन्होंने लिखी है कि वो अगर बुक आप जाके देहात में पढ़ा दें, वही बच्चे जो हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा दें। जब उनको इकट्ठा बिठाएंगे तो उनका जो थिंकिंग लेवल होगा, थिंकिंग लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उनका मालूमात होगी ना वो बराबर ही होगी। तो वो उनकी जो बुक्स हैं वो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। तो यही एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए। भी इल्मी किताब भी बात है तो थोड़ी सी हो गई, अब दरम्यान में थोड़ा सा ना मजा आता है जी, पंजाबी में शुरू हो जाए कि आपने जो व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है जी जी, उसमें क्या ऐसा खास आपका मोटिव है? आपका जो एक वायरल हुआ है छोटा सा जुमला, वो बोलिया करो, वो कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, क्या उसका मेन मोटिव? हाँ, मुझे पंजाबी में मैंने दरअसल ना मैसेज आते रहते हैं मैसेंजर पे, क्योंकि मैं तकरीरें वगैरह पे करता रहा हूँ, तो मैंने बड़ी हाई मतलब जो ऑडियंस की बहुत ज्यादा ऑडियंस के सामने तकरीरें की हुई हैं, तो मैसेंजर पे मैसेज आते थे। फिर आप पंजाबी से हट गए? अच्छा, मैसेंजर में मैसेज आते हैं भाई जान किवें बोलिए, सानू कोई तरीका दस बोलने का। तो पहले तो मैंने समझना नहीं किस तरह समझावा, जो उनको टिप्स बताता हूँ वो क्योंकि अमल तो कर देना। फिर उन्होंने हिकू मैं सिंपली जो लफ्ज समझाया, मैं बोले करो यार,
और मैंने फिर जो अगली वीडियो बनाई है उन्होंने जो कैप्शन वो ये लिखना हो कि बोले करो यार, हैशटैग बोलिया करो यार। मैं जेड़ा वीलॉग बनाना ਉਹਦੇ पहले गल करना बोले करो यार। तुसा बोल सकते हो बोलना आसी, इस तरह तुसा पूरी किताबां पढ़ लो ना बोलने ते तुसा नहीं बोल सकते। सिंपली वर्ड है कि बोले करो। अगर तुसा बोलना शुरू कर दो तो खुद ब खुद बोलना इंसान आ जाता है। यही मेरा स्लोगन है, बोले करो यार, बोलिया करो यार, हैशटैग बोले करो यार। अच्छा, इसका ताल्लुक सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी होता है जी। आपके नजदीक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? क्या बदतमीजी से, क्या ऊंची आवाज में बात करना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है? जैसा कि आजकल माशरे में है, जो आंखों में आंखें डालकर कोई टीचर के सामने खड़ा है, कोई बड़ों के सामने खड़ा है, क्या इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं या सही डेफिनेशन आप बताएं कि? हाँ, ये जो बात है कि आंखों में आंखें, ये तो दरअसल बदतमीजी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि इंसान खुद पर एतमाद करने लग जाए, खुद को किसी से कम ना समझे। बिल्कुल, ये खुद एतमादी है कि खुद पर जो है इंसान का एतमाद हो कि यार मैं जैसा भी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जैसा भी बनाया, मेरे अंदर जो खामियां खूबियां हैं, मैं अपने जिम्मेदार खुद हूँ। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मतलब एक अपने अंदर ये ना पैदा करना कि मैं सबसे आला हो गया हूँ, या उस्ताद को आंखें दिखाना, या किसी से बदतमीजी करना, या ऊंची आवाज में, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये दरअसल बदतमीजी है कि इंसान जो है खुद को कुछ ऐसा समझने लग जाए कि दूसरों को अपने से कम समझता है। सेल्फ स्टीम, एहसास कमतरी, जी जी, इसका शिकार हमारा माशरा है जी। कैसे हम इस एहसास कमतरी से निकल सकते हैं और किस वजह से हमारे अंदर एहसास कमतरी है? एहसास कमतरी जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ ना, तो लोग सब मुझसे ना इख्तलाफ करते हैं। तो जो मैं एहसास कमतरी का रीजन बताता हूँ ना, तो लोग कहते हैं नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ एहसास कमतरी का जो भी बच्चा शिकार हो जाता है ना, उसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो उसके वालिदैन है। हमारे जो वालिदैन है, जो भी बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होगा ना बड़ी एज में भी, वो सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से होगा। जब बचपन से उसको दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे, बचपन से उसे कहना शुरू कर, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो, दूसरे के बच्चों की उसको मिसालें दे देकर उसका दिमाग जो है भर देंगे, तो बच्चा एहसास कमतरी में शिकार होना शुरू हो जाता है। तो हमारे वालिदैन बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ना ही कोई उनको क्रिएटिव काम करने देते हैं, ना कोई सवाल करने देते हैं, ना किसी लोगों के सामने बात करने देते हैं। शुरू से जब आप अपने बच्चों को कहेंगे भाई चले दो बंदे बैठे हो उस टाइम तो बोलना नहीं, तो बंदा फिर बोलना बिल्कुल ही छोड़ देता है। तो वालिदैन जो है ये एहसास कमतरी का जो है सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं समझता हूँ कि एक जो बच्चा बड़ा हो जाए उसको बोलना ना आए, या वो किसी भी किस्म की मतलब एक जो है ना परसेप्शन गलत अपनी जो मनफी सोच में आ जाए, वो सिर्फ वालिदैन है। ठीक, तो फिर बोला करो। हाँ, सिर्फ बोले करो। ये हाल ही कि जेडे बच्चे हुण एहसास कमतरी दे शिकार हो चुके हैं, वो अपना पास्ट जिहड़ा भुल जावन, सिर्फ एक शय नूं लै आवन कि बोले करो। पहले लोग तुहाडा मजाक उड़ासन, ठीक है, तनकीद कर से, लेकिन एक टाइम में आसी कि तुहाडी मिसाल दे सन, इस तरह सिर्फ बोले करो बस। अच्छा, बोलने के लिए कंटेंट चाहिए। जी जी। फजूल व्लॉगिंग भी काफी हो रही है, जैसे कि व्लॉगिंग है, हाउस व्लॉगिंग है, डेली व्लॉगिंग है, फीमेल्स को दिखाते हैं, घर वालों को दिखाते हैं और वायरल होते जाते हैं, पैसा भी कमाते हैं। तो जो बोलना है उसके पीछे एक छोटा सा मोटिव होना चाहिए सबसे पहले तो। जी। और उसका कंटेंट और मवाद किस किस्म का हो। जी। अच्छा, ये बोलने के हवाले से जो मैं कहता हूँ ना, बोले करो यार, मैं ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए बोलें, किसी भी जगह बोलें, सही है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। मैं ये नहीं कहते कि आप कैमरा लो और अपने घर में जो है घुमाना शुरू कर दो, आप सिंपल शीशे दे खड़े होकर बोलना शुरू कर दो, दोस्त बैठे हैं उनके सामने बोलना शुरू कर दो, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपका ज्यादा काम है तो मैं सबसे बड़ी जो तजवीज देता हूँ स्टूडेंट्स को वो ये कि आप मोबाइल पकड़ो, रोड पर वीडियो बनाना शुरू कर दो। जिस दिन जिस बच्चे ने रोड पर एक वीडियो बना ली ना, और उसने सिर्फ वीडियो में एक बात कहनी है कि लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग देखते हैं, मैंने जो वीडियोस बनाई है इसी पे बनाई है कि लोग इर्द गिर्द मेरे खड़े हैं, मैं उनके दरमियान से गुजर रहा हूँ। मैं सिर्फ सिंपली यही बात कह रहा हूँ कि लोग तो नहीं देख रहे, तुसी जो भी कर रहे हो लोग आपको नहीं देख रहे। तो ये मैं कहता हूँ बोले करो, और इसका सही मैंने ये कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। जी। तो कंटेंट वो कैसे है, मतलब अगर कोई ऐसे एजुकेशनल वीडियो बंदा बनाना शुरू करे तो कंटेंट का ताल्लुक बोलने से क्या है और कैसे कंटेंट? हाँ, ये जो कंटेंट के हवाले से सवाल है, इसको हम तीन चीजों से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है रीडिंग। रीडिंग जो है कंपलसरी है, कोई भी अगर बोलने वाला शख्स है, अगर आपने बड़े लेवल पे बोलना है या ऑडियंस के सामने बोलना है, तो फिर आपको बड़े एहतियात के साथ बोलना पड़ता है। तो सबसे पहली जो बड़ी चीज है वो है रीडिंग, कि इंसान की जो रीडिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो कि इंसान रुक ना सके बोलते हुए। दूसरी चीज है लिसनिंग, कि इंसान जिस भी फील्ड में आना चाहता है पहले उन फील्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सुने। बिल्कुल, जितना ज्यादा अपने फील्ड के लोगों को समझ लेगा, उनके आइडियाज को पिक कर लेगा ना, सारे आइडियाज जब उसके माइंड में आ जाएंगे तो फिर उसके लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आइडियाज वही हैं, हर शख्स मुख्तलिफ तरीके से जो है वो आगे बयान कर रहा है। तो ये इस तरह लिसनिंग है, रीडिंग है,
اور جو مین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو وقت دے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک دن کسی کا دل کرتا ہے میں ویلوگر یا میں کوئی خطاب کرنے لگ جاؤں, اگلے دن اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے مجمع میں کھڑا ہوں, 10,000 لوگ مجھے سن رہے ہوں, اور وہ جو ہے نا کانسٹنٹ اسٹرگل پہ یقین نہیں رکھتے. صبر کی کمی ہے. ہاں, صبر کی کمی ہے. وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ریڈنگ ایک کتاب سے آپ اس طرح عالم فاضل نہیں بن جائیں گے کہ آپ پوری آڈینس کو جو ہے متاثر کر سکیں. تو مسلسل ریڈنگ کرنی پڑے گی, مسلسل لسننگ کرنی پڑے گی, اور اس طرح آپ کے ذہن میں کنٹینٹ آ جائے گا. میرے خیال میں اگر کچھ دن تک ہم کتاب نہ پڑھے تو وہ بات میں نا پھیکا پن آ جاتا ہے. جی, آپ بھی یہ فیل کرتے ہیں؟ نہیں, میں دراصل اس سے مطلب اختلاف رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بریک لینی چاہیے. ریڈنگ جو ہے نا اس میں بریک بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کسی بھی چیز میں بریک نہیں لیں گے تو آپ کا مائنڈ وہ چیزیں پک کرنے چھوڑ دیتا ہے, وہ چیز آپ کے لیے عام ہو جاتی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں کو, میں خود بھی اس پہ کرتا ہوں, ایک بک پڑھ لی, آپ نے 3-4 دن کے لیے اپنے مائنڈ کو کیا ہے ریلیکس کرنا ہے, صرف اسی کتاب کے بارے میں سوچنا ہے, کوئی نئی کتاب جو اس میں شامل نہیں کرنی. تو اس سے کیا ہے کہ جو پچھلی کتاب کے آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے ذہن میں چلتے رہیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگلی کتاب کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کتاب رکھی ہے ساتھ ہی دوسری کتاب شروع کر دو, بیچ میں گیپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو حسن بھائی آپ بچپن میں شاعر تھے یا بچپن میں بھی آپ سپیچز کرتے تھے, ایسے ہی بولتے تھے جیسے آپ کہتے ہیں سب کو کہ بولیا کرو؟ نہیں جی نہیں, بچپن میں تو کوئی بولیا کرو نہیں تھا. میں دراصل بڑا شرمیلا تھا. جی, سکول لیول پہ بہت زیادہ شرمیلا تھا اور کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرائکی, مطلب سرائکی کے علاوہ اردو بولنا مجھے تھوڑا سا نا ڈیفیکلٹ فیل ہوتا. تو کلاس میں سرائکی سارے دن بولتا رہتا تھا, لیکن جب باہر آیا تو دیکھا کہ باہر کا ماحول ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس وقت پھر ایسا اپنے اندر مختلف ہیبٹس ڈیولپ کی اور کانفیڈنس اس طرح میرے اندر آیا, ورنہ بچپن سے بڑا شرمیلا لڑکا تھا, ایک عام سا. صحیح. تو پولیس میں آپ آ گئے جب, اس کے بعد بھی آپ ادھر سپیچز اب کرتے ہیں, آپ کی کافی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. تو فٹنس کی طرف ہم آتے ہیں, آپ ہمارا ٹاپک. تو فٹنس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی, فٹنس کے حوالے یہی کہوں گا کہ فٹنس کی طرف سب سے پہلے میرے والد صاحب لے کے آئے مجھے. میرے والد صاحب بڑی توجہ دیتے تھے فٹنس پہ. جب میں جاب نہیں لگا تھا اس سے پہلے 1.5 سال پہلے مجھے روزانہ گراؤنڈ لے کر جاتے تھے, اور مجھے کہتے تھے اس گراؤنڈ پہ آپ نے 2 چکر لگانے ہیں, 3 چکر لگانے ہیں. ریلوے گراؤنڈ خانے وال میں ہے, خانے وال والے بہتر طور پر جانتے ہیں. تو وہاں میرے والد صاحب جو ہیں وہ چکر لگواتے تھے گراؤنڈ کے. تو وہاں سے جو ہے نا رننگ کی جو عادت ہے وہ میرے اندر بڑی ڈیولپ ہو گئی تھی. اس کے بعد میرا ایک دوست تھا ابو بکر, وہ میرے ساتھ جاتا تھا سٹی پارک میں. تو سٹی پارک میں ہم رننگ کرتے تھے. اس کے بعد جیسے میری پولیس میں سلیکشن ہو گئی تو 9 ماہ ٹریننگ کی. تو اس میں ہماری جو فٹنس پہ جو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے ٹریننگ میں. تو اس طرح جو ہے بڑی جو ہیبٹس ڈیولپ ہوئی. تو میں آج کی جو اپنے نوجوان ہیں, جو میرا اپنا بھائی ہے, میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو اپنی فٹنس ہے نا یہ برقرار رکھیں. رننگ ہو گئی, پش اپ ہو گئے, چین اپ ہو گئے. چین اپ تو چلو ڈیفیکلٹ کام ہے, لیکن پش اپ اور جو رننگ ہے نا اس پر زیادہ فوکس رکھیں. ڈیلی واک کریں, اور جو رننگ ہے نا اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. کیونکہ جو رننگ کر سکتے ہیں نا انسان, وہ کبھی ہارٹ کا پیشنٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ مسلسل رننگ کرتے رہیں تو آپ کا جو جسم ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے. تو اب سب سے زیادہ ہمارا یہ گلا رہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے. جی, یہ کیسے نکالتے ہیں؟ یہ ٹائم کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اہمیت ہے. انسان جس چیز کو اہمیت دے گا اس کے لیے وقت نکل آئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے فزیکل جو اپنی ہے وہ کرنی ہے, فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہے, تو آپ کے لیے یہ وقت نکل آئے گا. ویسے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم تو پورے ٹال مٹول کی عادت میں شکار ہو گئے ہیں کہ ہر کام کو لگتا ہے ہمیں بھی پڑھنی پڑے گی. جی, وہ لازمی کتاب پڑھیں, وہ ہے اسی چیز پہ جو سب سے اہم کام ہے نا, ہم اس کو سب سے لیٹ کرتے ہیں. اب فزیکل جو ہے یہ فزیکل اسٹرینتھ ہے, یہ بہت ضروری ہے, لیکن ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں. پھر اس وقت ہم واک کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ہر کام کرنا شروع, لیکن پہلے نہیں کرتے. اگر یہ میں کہتا ہوں کہ ٹال مٹول کی عادت کو ختم کریں اور وقت نکالیں. وقت اسی وجہ سے نکلے گا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی جو امپورٹنس کیا ہے, کہ جو فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہے یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. تو اس وقت آپ وقت نکال سکتے ہیں اس کے لیے. تو اس بک کا نام ایک بار دوبارہ بتا دیں. اس بک کا نام ہے ایٹ دیٹ فروگ. ایٹ دیٹ فروگ, ہاں, یعنی اس کا اردو میں مطلب یہ ہوگا کہ اس مینڈک کو کھائیں. اور وہ مینڈک کو تشبیہ دراصل اپنے جو سب سے اہم کام کو اس کو دیتا ہے. کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے نا وہ مینڈک کی طرح ہوتا ہے. صحیح, انسان کو پسند نہیں آ رہا ہوتا, انسان اس کو جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے کہ بعد میں کروں گا بعد میں, لیکن سب سے زیادہ اہم وہی چیز ہوتی ہے. اچھا, بچپن میں آپ نے یہی خواب دیکھا تھا کہ میں نے پولیس بننا ہے؟ نہیں, میرا اس طرح کوئی, میں دراصل بتاؤں تو میرا کوئی خواب ہی نہیں تھا. اچھا, میں اب آپ کو کہوں کہ جی میرے خواب تھے میں ایک آفیسر بناؤں, کوئی اس طرح کے خواب نہیں تھے. میں تو ایسا تھا کہ جب میں نے ایف ایس کی اس کے بعد پتہ ہی نہیں تھا میں نے کون سے سبجیکٹ میں داخلہ لینا ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے پہلا اسٹوڈنٹ ویکھیا ہے بھائی جنہوں پتہ ہی نہیں ہونا کہ کرنا ہے. اور دراصل مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ایف ایس سی کے بعد میں نے جانا کہاں ہے. یہ میں کہوں کہ میں اس طرح کوئی خواب نہیں تھے. ایف ایس سی کی ہے, اس کے بعد دوستوں نے بیچلر میں ایڈمیشن لیا, میں نے وہیں لے لیا. لیکن
یہ ہے کہ پھر میں نے جہاں ایڈمیشن لیا ادھر ورک کیا صحیح. بیچلر میں دیکھیں آپ کہ میں نے ورک کیا ہے, میں نے کورسز کیے ہیں ڈفرینٹ, میں نے پریپریشن کی ہے, میں نے کالم لکھنے شروع کیے ہیں. ہمارے پورے خاندان میں اخبار میں کوئی نہیں آیا تھا, تو میں نے پاکستان کے بڑے بڑے میگزین جو ہو گیا اور بچوں کے لیے رسالے ہو گئے جیسے ہمدرد نونہال ہو گیا, اس کے علاوہ ماہنامہ پھول آتا ہے, تو ان سب میں جو ہے میں نے لکھا ہے اور میں نے ورک کیا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک عام اسٹوڈنٹ نہیں بنا کہ میں صرف پڑھوں اور آ جاؤں. اس کے علاوہ میں نے وہ کرکٹ کھیلی ہے, تقریریں کی ہیں, مشاعرے پڑھے ہیں, اور مطلب جو فوتکیوں پہ ہوتے ہیں ختم وغیرہ ادھر بھی اگر موقع ملے تو میں نے 15-20 منٹ کی وہاں بھی تقریر کی ہے. جی اچھا, میں آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ بتاتا چلوں. جب میں نے پہلی بار اپنا ایک کالم لکھا, میرے ایک دوست نے ایک ویب سائٹ پہ تو پبلش کروا دیا تھا. اب اس سے زیادہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے. پھر میرا کانٹیکٹ ہوا حسن بھائی سے. یہ بات تقریباً کوئی 2021 یا 22 کی شاید 21 کی شاید. تو تب حسن بھائی نے مجھے میں نے حسن بھائی سے نا ڈرتے ڈرتے پوچھا, کیونکہ اکثر اوقات نا ہم لوگوں سے اس طرح ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ وہ صحیح طرح سے ہمیں بتاتے نہیں, اور بندے کو پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. لیکن میں نے جب حسن بھائی سے پوچھا, انہوں نے بہت اچھے سے مجھے گائیڈ کیا, بتایا. نہ صرف بتایا بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو مچھلی پکا کے نہیں کھلانا ہے, اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تو انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ یعنی مجھے ڈائریکٹ ان کے نمبر سینڈ کر دیے کہ آپ اس طرح سے پبلش کروائیں اپنے آرٹیکلز. اور پھر جب میں نے سب سے پہلا اپنا آرٹیکل جب دیکھا وہ تھا ڈیرا نیوز پہ, جی جی, تو میری خوشی کا جو لیول تھا نا وہ بڑا انتہا پر, کیونکہ زندگی میں پہلی بار میری اپنی اخبار میں تصویر آ رہی تھی. اور وہ جو ایک کریز ہوتا ہے نا وہ بس وہی ٹائم جانتا ہے. اور وہ اسی وقت وہ ایک گھر والوں کو بتانا, کیونکہ خاندان میں کبھی کسی کو کوئی اخبار میں فوٹو آئی نہیں تھی. تو جب ہماری پہلی بار آئی تو ایک الگ ہی خوشی کا لیول تھا. تو حسن بھائی کی وجہ سے وہ سارا کچھ ممکن ہوا, اور آلموسٹ کوئی 10 سے 15 اخبارات کے جو نمبر تھے وہ حسن بھائی نے مجھے سینڈ کیے. تو اس طریقے سے میرا اپنا وہ ذوق بڑھتا رہا لکھنے کا, اور پھر میں حسن بھائی سے بھی کچھ چیزیں رہنمائی کے طور پر لیتا رہتا تھا. اور جس طرح وہ ایک آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح کے پیور انسان یہ حقیقت میں ہے. تو حسن بھائی جو میرا نیکسٹ آپ سے سوال یہ ہے, جابز جو ایک نوجوان اب کرنا چاہتے ہیں یعنی پولیس میں یا کسی بھی فورسز میں, کیونکہ بے روزگاری تو عام ہے, جی بالکل, لوگوں نے اتنا پڑھ لیا ہے اور بے روزگار ہیں. پھر اگلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ باہر چلیں, باہر اب جاتے ہیں, کوئی ڈنکی لگاتا ہے, کوئی کس طرح, کوئی مرتا ہے, کوئی جیتا ہے, گھر والوں سے دور, سب کچھ دور. پاکستان میں رہتے ہوئے کس طریقے سے فورسز کو جوائن کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں نوجوانوں کو نا 2 چیزیں کہوں گا. ہاں جی, کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی ہیں اس ٹائم بھی اپنے پاس نا 2 چیزیں جو ہیں وہ رکھیں. جی جی, پہلی جو چیز ہے وہ ہے اسکل سیکھیں. کسی بھی قسم کا ہے نا اسکل ساتھ ساتھ لازمی سیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو اسکپ کر دیں اور اسکل پر آ جائیں, اسٹڈی بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا اسکل ہے نا وہ لازمی سیکھ لیں. پہلی بات تو آگے اسکل کی, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تیاری ساتھ ساتھ رکھیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, ساتھ ہی 10-15 دنوں میں تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ بالکل ایک غلط چیز ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ساتھ ساتھ جو ہیں ماڈل پیپرز ہیں, MCQs وغیرہ, ساتھ ساتھ اپنی تیاری رکھیں. جاب نہ بھی لگے لیکن ایک جو آپ کا جنرل نالج ہے, جو آپ کا تھنکنگ لیول ہے, یہ بہت اپ ہو جاتا ہے. تو مین چیز ہے کہ آپ اپنی ساتھ ساتھ تیاری رکھیں, کسی بھی جابس کے لیے ہر وقت تیار رہیں. تو ماڈل پیپر لے لیں, بکس لے لیں, اور ویب سائٹ بہت اچھی آج کل آ گئی ہیں جہاں سے ویب سائٹ کا یا بک کا اگر آپ نام مینشن کر دیتا ہوں. جی جی, ویب سائٹ ہے پاک MCQs. اگر جو بندہ مطلب جابس کے لیے اگر کرنا چاہتا ہے تیاری, پاک MCQs اب تک میں نے جو دیکھی ہے سب سے بہترین ویب سائٹ ہے. بلکہ وہ ایپ ہی ہے, پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, تو اس پہ آپ جو ہے ڈیلی بیس پہ MCQ یاد بھی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کے دے سکتے ہیں. یہ کون سی جاب وہاں پر اویلیبل ہوتی ہے؟ جی, وہ ہر جاب کے لیے مطلب وہ سوال ادھر موجود ہے, MCQ موجود ہے, وہ چاہے PPSC ہو, چاہے وہ کسی NTS کا ہو, یا کسی بھی طرح کا ہو, تو MCQ جو ہے وہاں نا بہت ہزاروں کی تعداد موجود ہیں. تو آپ وہاں سے وہ تیاری ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ امتیاز شاہد ہے, کاروان ہے, ان کے ماڈل پیپرز ملتے ہیں PPSC کے لیے, تو آپ وہ لے سکتے ہیں. ساتھ صرف زیادہ نہ کریں. اگر ایک بندہ ڈیلی صرف 30 MCQ یاد کرنا شروع کر دے تو سال میں پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں بن جاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ان کی تیاری رکھیں, تو انشاءاللہ جب بھی جاب آئے گی تو آپ ایک اچھے جو مارکس ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں پیپر میں. حسن بھائی آپ کالم نگار بھی ہیں اور کافی اخبارات میں لکھا آپ نے, اور کئی جو بکس ہیں ان میں آپ نے ریویو بھی دیا اپنا. جی جی, تو پہلا کالم آپ نے کب لکھا؟ یہ سب سے جو پہلا کالم تھا وہ میرا 2017 میں آیا. کوئی اس کا نام کالم کا آپ کو یاد ہو؟ جی جی, وہ اس کا نام یہی تھا کہ زندگی اور کھیل. زندگی اور یہ میرے ذہن میں ایک امیجینیشن تھی جس کو کہتے ہیں
کہ جو کھیل ہے نا اس میں سے کئی سبق ہمیں ملتے ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو ہماری زندگی جو ایک کامیاب زندگی بن سکتی ہے اور ہماری پرسنالٹی بہت اچھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک مطلب اس کا جو ٹائٹل تھا زندگی اور کھیل, تو اس پہ میں نے ایک پوری تحریر لکھی تھی جو اخبار میں پبلش ہوئی, اور وہاں سے میرا سفر جو ہے اخبارات میں شروع ہوا. تو میں نے پاکستان کے مختلف اخبارات جو لوکل ہیں, جو ہمارے مطلب ادھر جنوبی پنجاب میں زیادہ چلتے ہیں, تو وہاں میں نے بہت زیادہ اخباروں میں کالم لکھے. تو ساتھ ساتھ آپ جیسے دوست بھی ایڈ ہوئے, تو انہوں نے جب رابطہ کیا تو میں نے ان کو بھی یہ وے دکھایا, کیونکہ نا اف یو ڈونٹ آسک دا آنسر ول آلویز بی نو. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک لوگ جو لکھنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ پوچھتے کسی سے نہیں ہے. جب وہ پوچھتے نہیں ہیں تو پھر ان کو راستہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اخبار میں کیسے پبلش کروا سکتے ہیں. تو آپ نے پوچھا تو میں نے آپ کو راستہ دکھایا. تو جو بھی پوچھتا تھا پھر میں ان کو بتاتا تھا کہ اس طرح کالم پبلش ہو سکتا ہے. تو یہ پروسیجر کیسا ہے, کس طرح اخبار میں کوئی اپنا کالم ایڈ کروا؟ ہاں, کالم کا دیکھیں کوئی اس پہ پیسے لگتے ہیں یا یہ فری ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے وہ؟ جی, تو اس کے نا دو طریقے ہیں. کئی اخبارات والے جو ہے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ جو منتھلی ہمیں آپ 1000 روپے دے دیں, 1500 روپے دے دیں, ہم آپ کی 3 یا 4 جو کالم ہے وہ اخبار میں پبلش کروا دیں گے. اور کئی نیوز پیپر ایسے ہیں جو ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں. اگر آپ انہیں اچھی ترغیب دیں گے اور وہ ہوتے بھی اخبار سٹینڈرڈ کے ہیں تو وہ آپ کو اخبار میں جگہ بھی دیتے ہیں اگر آپ کا اچھا لکھا ہو. اسی طرح جو بچوں کے مطلب رسالے وغیرہ آتے ہیں ان میں جو ہے پریورٹی انہیں کو دی جاتی ہے جو اچھا لکھتے ہیں. اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو رابطہ کرنے کے 2 طریقے ہیں کہ آپ کوئی بھی اخبار لے لیں یا کوئی بھی رسالہ لکھ لیں. اس کے جو فرسٹ پیج ہے یا لاسٹ پیج ہے اس پہ جی میل لکھی ہوتی ہے, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی تحریر کو جی میل پر بھیج دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے قریب کہیں آفس ہے اخبار وغیرہ, وہاں جائیں, وہاں جا کے ایڈیٹر سے یا سب ایڈیٹر سے ملیں اور ان کو کہیں جی میں اخبار میں پبلش کروانا چاہتا ہوں. یہ کام دراصل مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں کبھی آفس نہیں ملتا یا کوئی مطلب فیمیل رائٹرز ہیں ان کے لیے مشکل کام ہے. تو میں انہیں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جی میل سرچ کریں گوگل سے, تو انہیں پھر اپنی تحریریں بھیجیں. تو آپ کی اگر اچھی لکھی ہوئی تحریر, معیاری تحریر ہے تو ضرور پبلش ہوگی. جی, ابھی آپ نے جو ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں بتایا, آپ ایک ٹیچر بھی ہیں, کیسا اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر پاتے ہیں اور کیا تبدیلی چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں یا ٹیچر کے درمیان ہو؟ جی, میں دراصل ٹیچر بھی ہوں اور میرے 200 سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب مطلب فیلڈ میں آ چکے ہیں. تو میں صرف کلاس میں صرف 2 چیزیں سکھاتا ہوں. پہلی چیز ہے کانفیڈنس اور دوسری چیز ہے کانسیپٹ, کہ بچے کو چیز اس طرح سمجھاؤ نا کہ اگر وہ 5 سال بعد بھی ہے نا تو اس کو وہ چیز مت بھولے. یہ ہے کنسیپٹ, چیز کی اصل سمجھانا کہ اصل ہے کیا. اور یہ کنسیپٹ جو ہے میں بچوں کو دیتا ہوں ان کے لیول پہ آ کے. یہ نہیں کہ میں نے اگر بیچلر کی ہے تو میں 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو اس طرح ٹریٹ کروں جیسے وہ بھی بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میں ان کو 8ویں کلاس والوں کو 8ویں کلاس جیسے سمجھتا ہوں اور ان کے لیول پر جا کے سمجھاتا ہوں. جو دوسری چیز ہے وہ ہے کانفیڈنس. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ کانفیڈنس پہ زور دیتا ہوں. میں اپنی کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو اسٹیج پر بلاتا ہوں اور انہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بک ہے, یہ ریڈ کر کے بچوں کو جو ہے وہ مطلب سناؤ. اس کے علاوہ میں ان کو اسپیچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. میں یہ بتاتا ہوں کہ اسٹیج پر آ کے کھڑے کیسے ہونا ہے. کہ ہمارے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو اگر اسٹیج پر بلا لیا جائے نا تو وہ اگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کو مطلب جو بیسک چیزیں ہیں نا کہ اسٹیج پر آ کے کھڑے کیسے ہونا ہے یہ تک نہیں آتی. تو میں نے صرف یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں اس طرح جو ہے نا شوق سے جو چھوٹی کلاس سے زیادہ پڑھاتا ہوں 6, 7, 8. کیونکہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے جو ہیبٹ بچے کی ڈیولپ ہوتی ہے نا یہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. جو چیزیں آپ مڈل سے سیکھ کے آئیں گے نا ورک وہی کرتی ہیں, صرف آپ تھوڑا بات ان کو جو ہے پالش ہوتی رہتی ہیں. تو میں مڈل کی کلاس سے زیادہ پڑھاتا ہوں. مجھے پسند ہے کہ ان کی عادت جو ہے وہ اچھی ڈیولپ کروں, ان کو یونیفارم پہننے کا اچھا طریقہ سکھاؤں, ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کروں, ان کو اسٹیج پہ بلاؤں. اور سب سے زیادہ جو ہے میں اہمیت جو جن بچوں کو دیتا ہوں میرے لیے سب برابر ہیں, لیکن جو بچے شعر سنا سکتے ہیں, تقریریں کر سکتے ہیں, نعتیں پڑھ سکتے ہیں, اسٹیج پر جو آتے ہیں کریٹیو جو کچھ چیزیں, جی میں ان کی مثال دوسروں کو دیتا ہوں. اور یہ نہیں کہ میں ان کو پیچھے کر دیتا ہوں. جو تقریریں نہیں کرتے میں ان کو بھی اسٹیج پہ بلاتا ہوں کہ آپ نے ان جیسی تقریر کرنی ہے. میں ان کو سکھاتا ہوں, انہوں نے شعر پڑھنے ہیں. تو میں جو ہے یہ چیزیں جو بچوں کے اندر ڈیولپ کر رہا ہوں اور ان کو جو پڑھا بھی رہا ہوں تو مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے پڑھا رہا ہوں جن کے ذریعے بعد ان کو سمجھ آ جائے. یہ نہیں کہ میں آ کے وائٹ بورڈ پر لکھ دوں یا ایک رسیدہ ڈیلیور کر دوں اور جا کے لیکچر ختم کر دوں. جی حسن بھائی, آپ کے نزدیک ایک بچہ ٹیلنٹڈ ہے اور ایک ہارڈ ورکر ہے, کون سا آپ کے نزدیک بہتر ہے؟ میرے نزدیک دیکھیں ٹیلنٹڈ اپنی جگہ ہے, ہارڈ ورکر اپنی جگہ ہے. لیکن اگر ٹیلنٹڈ کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے گی نا تو اس کے ٹیلنٹ کسی کام نہیں آئے گا. اگر ٹیلنٹڈ بندہ صبر نہیں کر سکتا تو اس کے ٹیلنٹ کسی کام نہیں آئے گا.
अगर टैलेंटेड बंदा कंसिस्टेंट नहीं है तो वो किसी काम नहीं आएगा उसके टैलेंट। ये जो 3 चीजें हैं, इन ज्यादातर जो टैलेंटेड लोग हैं इन 3 चीजों की वजह से मार खा जाते हैं, सब्र की वजह से, कंसिस्टेंट की वजह से, और जो सही डायरेक्शन ना मिलना है, इनकी वजह से जो टैलेंटेड लोग हैं वो मार खा जाते हैं। और जो हार्ड वर्कर है ना, उसको दुनिया में आप किसी भी जगह भेज देना वो सरवाइव कर जाएगा। जिसने मेहनत ही करनी है ना, उसको दुनिया में जहां मर्जी भेज दें वो कामयाब हो जाएगा। टैलेंटेड ये होता है कि एक जगह वो टैलेंट उसका शो हो गया, दूसरी जगह हो गया, लेकिन वो किसी दूसरे माहौल में ढल नहीं सकता, ये कोई नई चीज जो है अडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन हार्ड वर्कर है वो हर टैलेंट पर जो है वो उतर सकता है पूरा, और हर जगह मेहनत करके अपनी मकाम बना लेता है। तो आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा इल्मी होता जा रहा है, और अब आते हैं थोड़ा सा इससे हटके जी ट्रैवलिंग की तरफ। जी। आपको ट्रैवल का भी बड़ा शौक है, तो कौन सी जगह, किस किस जगह आपको, मतलब कि एक होता है कि हिस्टोरिकल प्लेस होता है, एक नेचर लवर जो होता है, आप क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस देखने के शौकीन है, नेचर लवर है, किस तरीके की ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं? मैं ट्रैवलिंग दरअसल जो है ना नेचर लवर ज्यादा हूँ, अगर पर्सनली तौर पर बताऊँ। लेकिन अब कई जगह ऐसे होती है जहाँ नेचर आपको सिर्फ आसमान, परिंदे और फसलें तो मिल सकती हैं, लेकिन दूसरी जो नेचर जो हम देखें पहाड़ वगैरह ये नहीं मिल सकते। तो हिस्टोरिकल प्लेस ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इनका भी विजिट करता हूँ। और जो नेचर है वो तो हर जगह दुनिया में मौजूद है, तो वो उनकी तो वैसे ही हमारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। लाहौर में सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जगह पसंद आई? लाहौर में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बहुत जगह पसंद आई, लेकिन जो मस्जिद है ना ग्रैंड मॉस्क बहरी टाउन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो इसका एक्सपोजर है, बहुत खुशी और फील होती है कि ऐसा पाकिस्तान में ऐसी मस्जिद देखना, ऐसा मकाम देखना कि जो दूसरी गैर ममालिक की तर्ज पर बना हो, और इस तरह की शानदार मस्जिद एक कमाल शाहकार है। जो एक आर्ट गैलरी ऊपर, जी कुरान गैलरी देखें, कुरान गैलरी, हाँ वो एक जबरदस्त चीज है कि आप देखें उसमें कुरान मजीद के कई सौ साल पुराने नुस्खे रखे हुए हैं, मुख्तलिफ तराजी में रखे हैं। जी मुख्तलिफ तराजी में रखे हैं उनके, और मतलब बहुत ज्यादा अच्छी मतलब वहाँ चीजें जो मौजूद हैं। अच्छा, मुझे वहाँ पर जो सबसे ज्यादा पसंद चीज आई वो था वो नक्शा जो बनाया हुआ है। जी हाँ, गज़वा बदर जहाँ पर हुई, तो वो सारा नक्शा उन्होंने बनाया हुआ है, वो बड़ा कमाल का लगा। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, यही जो उन्होंने मॉडल वगैरह 2-3 बना कर रखे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल, ये अट्रैक्शन होती है दरअसल। मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह मैं आपको ये बताऊँ कि मैं एक दफा DHE की मस्जिद में चला गया। जब मस्जिद के मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा साइड पर छोटी सी लाइब्रेरी बनी हुई थी। मैंने वहां से आइडिया पिक किया कि मैं यार जो हमारे छोटे शहरों में मस्जिद है ना, उधर ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि अट्रैक्शन की चीज हो। ठीक है, वहाँ अल्लाह का घर है बेशक, लेकिन वहाँ कोई ऐसी लाइब्रेरी बना कर रखें आप, कोई ऐसा माहौल फराहम उनको करें कि लोग आए और वहाँ बैठकर सुकून फील करें। ठीक है, हमारे इधर ज़्यादातर तो यही हो रहा है कि आप मसाजिद में चले जाएं, बंदा अंदर जाता है, बात जूती चोरी होने के डर से बंदे का जहन वहीं रहता है। तो DHE की वो मैंने मस्जिद देखी, वहाँ जो लाइब्रेरी का आइडिया था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जी। और जो आज मैंने आपको दिखाई, विजिट करवाई, जो जामे शेखुल इस्लाम थी, और उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो एक बेहतरीन जगह जी, मैंने आज देखी, इस पर एक तहरीर भी मैं सोच रहा था कि लिखूं और इस पॉडकास्ट में जिक्र करना चाहता कि ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। और मैं इसको ये कहता हूँ कि समंदर को एक छोटे से कतरे में बंद किया हुआ है, यानी कि हाँ बाहर से देखें तो कुछ भी ऐसा मालूम नहीं, लेकिन जब अंदर इंसान आता है उसकी अकल दंग रह जाती है कि ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा रहा है और जो वर्क किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, और बाहर से कुछ नहीं है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली तौर पे जो है ना बहुत पसंद आई ये जगह। मतलब मस्जिद भी साथ है, फिर उसके नीचे लाइब्रेरी जो आप, बिल्कुल ये तो मैं कहता हूँ एक कमाल है। एक स्टूडेंट के लिए ये एक चीज मैं कहता हूँ जन्नत है कि उसको सारी दुनिया की फैसिलिटीज सिर्फ मतलब 500 मीटर के अंदर अंदर ही मिले हैं। नमाज पढ़ सकता है वो, इधर अपने सामने ग्राउंड है, इधर पार्किंग है, साथ बाजार है, बड़ी अच्छा माहौल है। स्टूडेंट के तौर पे अगर देखें तो गोशे दरूद जो, जी गोशे दरूद एक कमाल की जगह बनी हुई। मैं अभी वहां गया हूँ, बैठ कर तस्वीर पढ़ी है तो दिल को बहुत सुकून मिला है। तो मैं कहता हूँ जो बंदा एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन किसी भी बीमारी का शिकार है तो वो गोशे दरूद में आकर बैठे और सिर्फ 1 घंटा बैठ कर देख ले तो वो देखिएगा कि उसके जहन में जो है ना वो कैसे क्लियर होता है और जहन में कैसे सुकून आता है। जी मुजद्दिद असर जी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक अल कादरी को आप किस नज़र से देखते हैं और आपकी नज़र में वो क्या है? मैं दरअसल देखा जाए तो मैं उनको पर्सनली तौर पर बहुत पसंद करता हूँ जी, और उनका मतलब वर्क एक अलग चीज़ है। मुझे उनका मैं बताऊं तो मुझे इतना वर्क नहीं पता कि उन्होंने कौन सा वर्क किया, लेकिन उनके जो मैंने बयानात सुने और उनका जो रीडिंग है और जो उनका मुताला ना वो बहुत ज़्यादा वसी है। जी। हमारे आम उलमाए कराम देख लें तो उनका जो इतना मुताला वसी नहीं होता, ना ही उनके बयान में वो चीज़ नज़र आती है पूरा असर जो है।
ताहिर उल कादरी साहब का अगर बयान सुने तो पूरा असर जी जी सीधा जाके हिट करता है हार्ट पे, दिल पर जाके बात असर करती है। क्यों? एक तो उनके पीछे है एक वसीम मुताला और दूसरी चीज है अमल, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने चीजों पर अमल किया। अगर वो किसी को बताते हैं और सीधी जो है दिल में उतर जाती है बात, उसी वक्त किसी के दिल में नहीं उतरती जब बंदा खुद ना अमल करता। तो आज जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, हर बंदा जो है वो दूसरों को दर्स देने पर लगा, लेकिन खुद कोई बंदा वर्क नहीं कर रहा। डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब ने वर्क किया है और करके दुनिया को दिखाया है कि एक जो पूरा सिस्टम है वो चलता कैसे है, और माशाल्लाह से सिस्टम उनका बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो इस पर मैं उनको बहुत दाद देता हूँ और हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे वो कर रहे हैं। बड़ी हमें खुशी है इस चीज़ की कि डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब का ताल्लुक हमारे पाकिस्तान से है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है और मैं उसके बारे में एक शॉर्ट आपको भी बताता हूँ और जो देखने वाले उनको भी, कि अब के जो शहर एतकाफ़ जो अगर दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा एतकाफ़ होता है हमारे पाकिस्तान में, ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। सेकेंडली ये कि आजकल लोग इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब की तरफ जा रहे हैं, खुदा को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो इस साल टॉपिक था वो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, देखने वालों को भी रिकमेंड करता हूँ कि उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सारे ही होंगे, आप उसमें जाएं, विज़िट करें। एक एक किताब के एक दीन का और यूँ कह लें कि उलमा में इस्लाम को और साइंस को किस तरह से उन्होंने जोड़ दिया, हर एक एक चीज़ को जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया है वो सुनने के काबिल है। और यूँ कह लें कि एक साइंसदान भी उस तरह से बैठ कर उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकता जिस तरह के उन्होंने किया, और वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको ज़रूर सुनिएगा जी इंशाल्लाह। ये पूरी सीरीज़ थी जो शहर एतकाफ़ में 10 दिन का एतकाफ़ होता है, क्यों इस बार तो 9 दिन थे, तो 7 दिनों तक वो सीरीज़ चली थी कि खुदा को क्यों माने और मज़हब को क्यों अपनाएं। तो इसके बारे में जो रिसर्च करके और साइंस को इस्लाम के साथ जिस तरह जोड़ कर बयान किया, तो वो सिर्फ वो एक ही शख्स कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। आपकी ज़िंदगी का क्या ख्वाब है? बचपन तो आपने डर डर में गुजार दिया, अब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर आपका खुला है, आपने घूमा है, देखा है, पढ़ा है, सुना है, अब जिंदगी को कैसा पाते हैं और इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं अपने आप? जी फ्यूचर प्लान और जो आप कह सकते हैं ख्वाब है ना, वो सिंपली मेरा सिर्फ एक ही है कि जो नौजवान नस्ल अब आ रही है ना उनको मैंने गाइड करना है। मैं स्कूलों में पढ़ाना है, आपको बताता चलूँ कि मैं लाहौर में 2 स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, खाने वाले में भी 1 स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो सीधा मैं क्लास में जाता हूँ और वहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनका जो माइंड है वो मैं चेंज कर रहा हूँ कि एक आम जो मीडियोकर ज़हन है ना उनसे बाहर निकलें, नौकरी के ज़हन से बाहर निकलें और वसी सोच रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और जो तालीम सही मानों में तालीम है ना वो सीखें। तो मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब रह गया कि जो अब नई जनरेशन आ रही है ना इनको मैंने पढ़ाना है और जितने मैं स्टूडेंट्स हो सके मैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करूंगा और उनको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दूंगा। यही मेरा ख्वाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊं। आपके मुकम्मल आर्टिकल अब तक उनकी तादाद तो मेरे ख्याल में कोई 50 से ज़्यादा होगी। जी जी। तो बुक लिखने का कोई आपका नेक्स्ट प्लान है? जी बुक का मेरे हर माह में कह सकते हैं कि एकदम मेरा ख्याल आता है कि बुक लिखूं। मेरे पास आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देख ले मैं इतना मतलब इस जॉब में आके मसरूफ़ हो गया कि जॉब साथ साथ टीचिंग, उसके अलावा व्लॉगिंग, तो बुक के हवाले से जो है ना वो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए टाइम चाहिए, तहकीक चाहिए, जिसके लिए अभी मैं प्रॉपर टाइम मेरे आर्टिकल जो 50 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन जो मैं बुक लिखना चाहता हूँ वो आर्टिकल्स वाली नहीं, एक अलग मौजू जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बच्चों की तालीम और तरबियत है, ये 2 मौजू ऐसे हैं जिन पे मैं एक किताब अपनी जो है लिखना चाहता हूँ जिसमें बताया जाएगा कि बच्चों को तालीम कैसे दी जाए और बच्चों का जो माइंड है वो कैसे चेंज किया जाए। जी। तो ये इतना सारा टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि पुलिस को भी मुकम्मल एक प्रॉपर टाइम चाहिए, टीचिंग को भी एक मुकम्मल टाइम चाहिए और बाकी जितनी आपकी मसरूफियात है टाइम चाहिए, तो टाइम को मैनेज कैसे किया जा सकता है? हाँ टाइम आप कैसे करते हैं? जी मैं टाइम को ऐसे मैनेज करता हूँ कि हर बंदा यही सवाल पूछता है कि आप एक पुलिस भी हैं और साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, साथ साथ व्लॉगिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि व्लॉगिंग और पुलिस है ना इनको मैंने साथ जोड़ दिया। कहीं मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मैंने कभी यूनिफॉर्म में मैं कहूँ तो मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया। यूनिफॉर्म जैसे मैं अपना टाइम होता है ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देता हूँ। इसके अलावा जो ज़्यादातर मेरी ड्यूटी रही है वो 2nd शिफ्ट में रही है या 3rd शिफ्ट में रही है। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है जाके स्कूल टीचिंग करता था, 2nd शिफ्ट में आके जॉब करता था और रात टाइम में सोता था या रीडिंग करता था। तो इस तरह मैंने अपने टाइम को मैनेज किया क्योंकि एक मेरे ज़हन में जो चीज़ बैठ गई है ना कि बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर मैं अपने सुकून को भी उस चीज़ के लिए जो है वो कुर्बान कर सकता हूँ। सही। अच्छा हसन भाई, आप पुलिस में हैं तो पुलिस का चूँकि इमेज कुछ ख़राब है मतलब हमारे माशरे के सामने,
آپ ایز اے پولیس مین کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا اس کو دیکھتے ہیں پولیس کو؟ پیغام کن کو, قوم کو یا پولیس والوں کو؟ قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ پیسے, یہ ٹیگ ایک لگا ہوا ہے, اب ہر جگہ برے تو لوگ نہیں ہوتے نا, کئی جس جگہ اگر برائی ہے تو اچھائی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے, تو برائی تو چل ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں, کوئی اچھا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو؟ ہاں میرے ساتھ بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہیں میں نے مطلب بہت اچھا پوزیٹیو رسپانس دیا عوام کو. تو کئی ہوئے ہیں جن میں ایک یہ تھا کہ مطلب ایک ملزم کو لے کر آ گئے ہیں, اس پر صرف ایک الزام ہی تھا, جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جھوٹے کیس میں اسے پھنسا دیتے ہیں کسی بندے کو, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ایک ملزم کو لے کر آ گئے, تو وہ مطلب مئی جون کا ہی مہینہ تھا, تو اس کو جب آ کے حوالات میں بٹھایا نا, تو وہ تھا بھی مطلب ایک مولوی ٹائپ, بڑا اچھا مجھے شخصیت فیل ہو رہی تھی, تو بڑا پریشان سا ہو گیا کہ میرے گھر پتہ چلے گا کیا ہوگا یہ وہ. صرف میں نے اس کو سمپلی یہ کیا کہ میں نے باہر ستو کا ایک مگا منگوایا, اس کو میں نے جو ہے پلایا, میں کہا یار پیلا, میں کہا ہوندا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہا تیری خیر ہے, میں کہا تیرا اتنا مسئلہ نہیں ہے, میں کہا تو بچ جائے گا, تو اتنا پریشان نہ ہو. مطلب اس کو میں نے جو ہوتا نا حوصلہ دیا, اور اس کو صرف ایک ستو کا مگا پلا دیا. ہوا یہ کہ وہ شام ٹائم چھوٹ گیا. پھر ایک دفعہ میں احمد نگر وہاں سے آ رہا تھا, احمد نگر کھانے والے کے پاس, جی احمد نگر, تو وہاں سے پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی, کہتا بھائی جان, میں رک گیا. تو میں جب رکا تو وہی بندہ تھا جس کو میں نے ستو کا گلاس تھا, اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہتا ہے حسن بھائی آپ نے کھانا جو ہے نا میرے گھر سے کھا کے جانا ہے. میں نے کہا یار میں جلدی میں ہوں, میں نہیں کھا سکتا. کہتا نہیں حسن بھائی اس دن تو میرے بڑا چنگا کام کیتا ہے, کہتا ہے مطلب میں دلوں اس دن خوشی میں حال تک تین دعاواں دے رہے ہیں جس طرح تو میرے نال ایکٹ کیتا, جس طرح تو عمل کیتا. تو اس طرح کے بڑے واقعات ہیں, اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ پولیس کا جو امیج خراب ہوا ہے اس میں پولیس کا بہت اہم کردار ہے. اگر ہر شخص کوئی بات کر رہا ہے تو وہ یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی, ایک آدھا شخص جھوٹی بات کر سکتا, لیکن اگر پوری قوم کر رہی ہے تو اس کا مطلب سم تھنگ از بیڈ ود اس, ہمارے اندر بھی کوئی چیز جو ہے وہ بری ہے. دیکھا جائے تو اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن اچھائی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ایوریج کو, اگر ایوریج بری ہے تو بری ہے. اگر ہمارے ہاں یہ ہے نا خالی بوتل کو دیکھا جاتا ہے, بھری ہوئی کو کوئی نہیں دیکھتا. جی تو پولیس کے حساب سے الٹ گیا, بھری ہوئی علیحدہ ہے, جو خالی ہے وہ بہت کم ہے. تو یہی سلسلہ میں پولیس والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک چائے کا کپ ہے 100-200 ہے, اس کے پیچھے اپنا کردار جو ہے وہ خراب مت کریں. آپ کو جو ایک امیج ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا فرائض جو ہے دیا ہوا ہے کہ آپ مطلب پورا کریں, آپ قوم کی خدمت کریں. اگر میں یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, اگر پولیس والا اچھا ورک کرنا شروع کر دینا تو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی وہی نہیں کہ جو صرف ایک کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرے. میں کہتا ہوں اگر پولیس والا اچھے کام کرنا شروع کر دے, یہ ولی کا درجہ اختیار سکتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ پولیس میں آ کے ہر چیز انسان کو اویلیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پیسہ ہو گیا, اس طرح کی دنیا کی جو بھی برائیں وہ اویلیبل ہے. جو انسان ان سے بچ گیا نا, اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں نیکی یہی ہے کہ برائی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی برا کام نہ کرنا. تو میں پولیس والوں کو یہی کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں, ٹھیک ہے, خود پر محنت کریں, ساتھ ساتھ کوئی بزنس وغیرہ شروع کر لیں. اگر آپ کے اندر واقعی سمجھتے ہیں کہ اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا, ساتھ ساتھ کوئی بزنس شروع کر لیں, لیکن ان چیزوں سے بچ جائیں. اچھا, اب تھوڑا سا میرا اندر کا نا سہیل وڈائی جاگ رہا ہے. آپ پولیس میں ہیں, اب اگر سہیل وڈائی آپ سے انٹرویو کریں گے تو وہ اس طرح کریں گے, حسن بھائی آپ پولیس میں ہیں, ہینڈسم بھی ہیں, آفرز تو آتی ہوں گی, تو کیا آفر آتی ہیں کہ رشوت کی یا کچھ اس طرح کی؟ جی اسد بھائی بہت زیادہ آفریں آتی ہیں. لوگ آ کے ایسے ہی خرچہ پانی پھاڑ لا ہے, چاپ دے پانی پھاڑ لا, پکڑا دیتے تھے. لیکن میں نے آج تک میں آپ کو اس چیز پر جو ہے حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھ سمیت میرے 4-5 دوست اور میں ہیں, ہم نے 1.5 سال میں کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حسن نے 1 روپیہ بھی لیا ہے تو میں جو سزا کہیں گے میں دینے کی. آفریں بڑی ہوئی ہیں کئی دفعہ ایسے. اب رمضان شریف دیکھ لیں, اتنا مقدس نہیں ہے. آم کی پیٹی والا کیا واقعہ ہے؟ ہاں, آم کی پیٹی کے یہ تھا کہ میں ایک دفعہ ناکہ لگا کے کھڑا ہوا تھا, تو میں ایک بندے کو روکا, اس کا مطلب مشکوک لگ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کی گاڑی وغیرہ اس کی تلاشی لی, تو وہ اس نے مطلب ساری کلیئرنس کروا دی, اس نے آئی ڈی کارڈ وغیرہ جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس تھی اس نے دے دی. تو مجھے کہتا اپنا نمبر دے دو. میں کہ شاید مطلب کسی وہ تھا بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس میں کہیں ملازم تھا, تو مجھے کہتا اپنا نمبر دے دو. میں نے جیسے نمبر دیا, شام ٹائم اس کے میسج آئے, حسن بھائی میں نے آپ کو 3 پیٹیاں آم کی بھیجنی ہے, کائنڈلی آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں یا مجھ سے لینے آ جائیں. میں نے سوچا میں دنیا کا غریب بندہ ہوں یا میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں آم لے کے نہیں سکتا. بھائی غریب لوگوں کو آم دیں, ایک پولیس والا ہے اس کی تنخواہ بھی ہے ماشاءاللہ ویل اینڈ گڈ ہے, تو اس کو آم دینے کا کیا فائدہ ہے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ آم دیں گے, اس کے بدلے میں کل یہ اپنے برے کام یا کوئی بھی ایسے کام ہے وہ ہم سے نکلوائیں گے, اور پھر ہم انہیں منع نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ ہم کہیں گے میٹھا کھا چکے ہیں, لوگ نمک کھاتے ہیں, ہم ان کا میٹھا کھا چکے ہوں گے, تو اس وجہ سے میں نے منع کر دیا. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ آفریں آتی ہیں
यानी कि जब हम थाने में थे या इधर आ गए जॉब पे तो कोई 5,000 पकड़ा रहा है, कोई 2,000, लेकिन मैं सबको ही वापस कर देता हूँ। वो कहते हैं नहीं रख ला, खर्चा पानी है, ए हराम नहीं है। मतलब मुख्तलिफ तरीके बताते हैं कि इंसान को कन्विंस कर सकेंगे ये पैसे ले ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी मैंने लिए हैं, मेरे साथ के दोस्त जो हैं, जवार हो गया, जिशान हो गया, तलहा हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे नाम है जिन्होंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। तो ऑफरें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन हम डिनाई कर देते हैं इनको, क्योंकि खुदा का खौफ ज़्यादा है हमें। सबसे पहले तो आपको मेरे देखने वालों की तरफ से एक सलूट, क्योंकि इसी तरह के ऐसे नौजवान जब हमारे कौम में होंगे तो ही हमारी कौम तरक्की कर पाएगी। और इन्हीं लोगों की वजह से आज पुलिस का इमेज भी अच्छा है। जो बुराइयां हर जगह होती हैं, ये नहीं कि हर जगह हर तबके में बुराई है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों में से एक हसन मुख्तार भी है। तो हसन मुख्तार भाई, एंड पे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुसलसल मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। सिर्फ ज़िंदगी में मुसलसल मेहनत करें, कभी मुश्किलात से ना घबराएं। मुश्किलात वक्ती होती हैं लेकिन जो मुसलसल मेहनत है ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो कांस्टेंट स्ट्रगल करें ज़िंदगी में बस। बेशक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा इस पॉडकास्ट से, उम्मीद है आपने भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और इस नारे के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हमेशा हमारा पाकिस्तान फलता फूलता रहेगा और तरक्की की राहों पर गामजन होगा। बुरे हालात हैं लेकिन बुरे हालात हमेशा नहीं रहते। हर बुराई के बाद अच्छाई है, हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त ज़रूर आने वाला है। और इस तरह के नौजवान जब इस कौम में होंगे तो मेरी होप मज़ीद बढ़ जाती है कि इसी मुल्क के अंदर रहकर यही कुछ करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।